नमस्ते। द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्ट के एक ऐसे फीचर पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत काम का, लेकिन अक्सर बैकग्राउंड में रहता है। फ्रैगमेंट्स। हाँ, फ्रैगमेंट्स। ये क्या हैं, इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और हाल ही में खासकर रिएक्ट के कैनरी रिलीजेस में इनमें क्या नई दिलचस्प क्षमताएं जोड़ी गई हैं, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ हिस्से हैं। ये फ्रैगमेंट कंपोनेंट और उसके छोटे रूप सिंटैक्स के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये छोटा सा दिखने वाला टूल रिएक्ट डेवलपमेंट में इतना अहम क्यों है, और कैसे ये डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ काम करने को आसान बनाता है। बिल्कुल, फ्रैगमेंट्स पहली नज़र में काफ़ी सीधे साधे लगते हैं, पर रिएक्ट कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर करने और हमारे वेब पेज के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यानी डॉम को साफ सुथरा रखने में इनका बड़ा हाथ है। अच्छा। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमें एलिमेंट्स को ग्रुप करने देते हैं बिना कोई फालतू HTML नोड या एलिमेंट जोड़े। बिना किसी एक्स्ट्रा डिव के। एग्जैक्टली, बिना किसी एक्स्ट्रा डिव के। ये लेआउट और स्टाइलिंग के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर जब हम CSS फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, वहां तो एक फालतू डिव पूरा लेआउट बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। तो फ्रैगमेंट्स इस मुश्किल का एक बहुत ही साफ सुथरा हल है। ओके, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये फ्रैगमेंट आखिर है क्या चीज? डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि ये एलिमेंट्स को ग्रुप करने का एक तरीका है, वो भी बिना किसी रैपर नोड के। हाँ, मतलब जब आप अपने JSX एलिमेंट्स को फ्रैगमेंट या उसके शॉर्ट हैंड में लपेटते हैं, तो रिएक्ट उन्हें ब्राउजर के डॉम में दिखाता तो है, लेकिन उस रैपर को गायब कर देता है। अच्छा, मतलब वो डॉम में दिखता ही नहीं? नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो रैपर कभी था ही नहीं। ये तब बहुत काम आता है जब किसी कंपोनेंट को एक से ज्यादा एलिमेंट्स रिटर्न करने हो। हाँ, पहले तो रिएक्ट में ये जरूरी था कि एक ही रूट एलिमेंट हो। सही कहा। और उस चक्कर में डेवलपर्स अक्सर बेवजह के डेवलपमेंट्स डाल देते थे, सिर्फ रूल फॉलो करने के लिए। फ्रैगमेंट्स ने इस मजबूरी को खत्म कर दिया। तो ये असल में डॉम को क्लीन रखने में मदद करता है। मतलब कम नेस्टेड डिव्स का मतलब है एक सिंपलर डॉम ट्री। एग्जैक्टली। और शायद स्टाइलिंग करना भी आसान हो जाता होगा। हाँ, वो भी। बेवजह के रैपर्स CSS सेलेक्टर्स को मुश्किल बना सकते हैं, CSS की स्पेसिफिसिटी के साथ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, और कोड को डिबग करना भी मुश्किल हो जाता है। फ्रैगमेंट्स डॉम स्ट्रक्चर को सेमांटिक मतलब अर्थपूर्ण और क्लीन रखते हैं, जो एक्सेसिबिलिटी और कोड मेंटेनेबिलिटी के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल, दोनों के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। पहला तो वही है, एक कंपोनेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करना। हाँ, क्लासिक यूज केस। जैसे एक पोस्ट कंपोनेंट है जो एक पोस्ट टाइटल और एक पोस्ट बॉडी रिटर्न कर रहा है, और इन्हें बस में रैप कर दिया गया है। जब इसे ब्राउजर डेवलपर टूल्स में देखते हैं तो H1 और आर्टिकल एलिमेंट्स सीधे एक दूसरे के बगल में दिखते हैं, उनके ऊपर कोई पेरेंट रैपर नहीं होता। ये बिल्कुल क्लासिक यूज केस है। अगर फ्रैगमेंट नहीं होते तो आपको इन दोनों को एक डिव में डालना पड़ता, चाहे उस डिव का कोई सेमांटिक मतलब हो या ना हो। सिंटैक्स इसे बहुत छोटा और साफ बना देता है। दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में डालना। हाँ, जैसे अलर्ट डायलॉग कंपोनेंट में। उसमें ओके और कैंसिल बटन्स को एक बटन्स वेरिएबल में स्टोर किया गया है, और फिर उस वेरिएबल को प्रॉप की तरह पास कर दिया गया। हाँ, ये दिखाता है कि फ्रैगमेंट्स सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट में ही काम नहीं आते। अच्छा, आप इन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको मल्टीपल JSX एलिमेंट्स को एक अकेली चीज की तरह ट्रीट करना हो, जैसे वेरिएबल्स में रखना हो या प्रॉप्स के तौर पर भेजना हो। और तीसरा, टेक्स्ट के साथ कंपोनेंट्स को ग्रुप करना। हाँ, वो डेट रेंज पिकर वाला उदाहरण। हाँ, उसमें फ्रॉम, फिर एक डेट पिकर कंपोनेंट, फिर टू टेक्स्ट और फिर एक और डेट पिकर, इन सबको एक साथ में रखा गया है। यहाँ भी बिना फ्रैगमेंट के एक फालतू रैपर लगाना पड़ता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि फ्रैगमेंट्स टेक्स्ट और कंपोनेंट्स को आराम से मिक्स करने देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स यही जाहिर करते हैं कि फ्रैगमेंट्स कोड को साफ रखने में कितने मददगार हैं। आप बिना मतलब के डॉम नोड्स से बचते हुए एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। हाँ, और जैसा डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है, आप फ्रैगमेंट को रिएक्ट से एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट भी है? हाँ, हालांकि ज्यादातर मामलों में तो शॉर्ट हैंड ही काफी होता है। एक्सप्लिसिट इंपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आपको फ्रैगमेंट को की प्रॉप देना हो। की प्रॉप? हाँ, उसकी बात हम अब करेंगे। वैसे शॉर्ट हैंड पर प्रॉप्स इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये सिर्फ एक सिंटैक्टिक शुगर है, ये कोई पूरा कंपोनेंट इंस्टेंस नहीं बनता। ओके, ये जानना जरूरी है। तो हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है।
डॉक्यूमेंटेशन में एक जरूरी बात सामने आती है कि जब आप लूप में एलिमेंट्स रेंडर कर रहे हो, जैसे जावास्क्रिप्ट के .map फंक्शन का इस्तेमाल करके। हाँ बिल्कुल, और वो एलिमेंट्स फ्रैगमेंट्स हो, तो हर फ्रैगमेंट को एक यूनिक की प्रॉप देना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। कीज रिएक्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। जब आप एलिमेंट्स की लिस्ट रेंडर करते हैं तो रिएक्ट को पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है। ये जानकारी उसे लिस्ट में होने वाले बदलावों, जैसे कोई आइटम जोड़ना, हटाना या उसकी जगह बदलना, को कुशलता से ट्रैक और अपडेट करने में मदद करती है। और इस स्थिति में, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है, आप शॉर्ट हैंड सिंटैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको बाकायदा फ्रैगमेंट कीज इक्वल्स टू आइटम डॉट ID फ्रैगमेंट लिखना होगा। और क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉप सपोर्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि जैसा अभी बात हुई, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स प्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता और की एक प्रॉप है, इसलिए लिस्ट्स के साथ काम करते समय आपको इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट करना होगा और फ्रैगमेंट टैग का इस्तेमाल करना होगा। और ये कीज कैसी होनी चाहिए? ये कीज स्टेबल होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए और लिस्ट आइटम्स के बीच यूनिक होनी चाहिए। अक्सर डेटा ऑब्जेक्ट की कोई आईडी इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। लिस्ट के इंडेक्स को की की तरह इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर नहीं दी जाती। क्यों नहीं? इंडेक्स तो यूनिक होता है हर बार। होता है, लेकिन अगर लिस्ट की ऑर्डरिंग बदल सकती है या आइटम्स फिल्टर हो सकते हैं, तो इंडेक्स स्टेबल नहीं रहता। वो किसी और आइटम को मिल सकता है, जिससे रिएक्ट कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, तो अगर कीज ना दी जाएं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बिना कीज के रिएक्ट को लिस्ट को एफिशिएंटली अपडेट करने में बहुत मुश्किल होती है। वो एलिमेंट्स को सही ढंग से मैच नहीं कर पाता और हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा डॉम मैनिपुलेशन करें, जिससे परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा कंपोनेंट स्टेट और अनकंट्रोल्ड इनपुट फील्ड्स जैसे टेक्स्ट इनपुट्स में अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिएक्ट गलत एलिमेंट इंस्टेंस को रीयूज कर सकता है। ओह, तो लिस्ट रेंडरिंग में कीज देना मतलब बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है। एक और जरूरी पहलू जिस पर डॉक्यूमेंटेशन ध्यान दिलाता है, वो स्टेट प्रिजर्वेशन से जुड़ा है। बताया गया है कि रिएक्ट स्टेट को रीसेट नहीं करता जब आप चाइल्ड से चाइल्ड यानी फ्रैगमेंट से अरे में स्विच करते हैं या चाइल्ड से सीधे चाइल्ड पर स्विच करते हैं। हाँ जी, ये जानना महत्वपूर्ण है। रिएक्ट स्ट्रक्चर को देखता है। अगर स्ट्रक्चर टॉप लेवल पर वैसा ही रहता है, जैसे फ्रैगमेंट में एक चाइल्ड है या अरे में एक चाइल्ड है, तो रिएक्ट मान लेता है कि ये वही चाइल्ड है और उसकी स्टेट को बनाए लगता है। लेकिन इसकी एक सीमा है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में इशारा किया गया है। ये सिर्फ एक लेवल डीप तक काम करता है। हाँ, यानी अगर आप चाइल्ड नेस्टेड फ्रैगमेंट्स से चाइल्ड पर जाते हैं तो स्टेट रीसेट हो जाएगी। ये थोड़ा सटल है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जब आप नेस्टिंग का लेवल बदलते हैं, जैसे डबल फ्रैगमेंट से सीधे चाइल्ड पर आते हैं, तो रिएक्ट के लिए ट्री का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ओके। वो इसे एक पूरी तरह से अलग एलिमेंट मानने लगता है। नतीजतन पुरानी स्टेट्स डिस्कार्ड हो जाती है और कंपोनेंट रीमाउंट होता है, मतलब शुरू से बनता है। ओह, तो स्टेट चली जाती है। हाँ, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डेवलपर्स इस नुआंस से वाकिफ ना हो तो अनअपेक्षित बग्स आ सकते हैं, खासकर कॉम्प्लेक्स कंडीशनल रेंडरिंग सिनेरियोज में, जहां कंपोनेंट का स्ट्रक्चर डायनामिकली बदल रहा हो। बिल्कुल, जैसे आप यूआई के कुछ हिस्सों को दिखा या छिपा रहे हों। अनजाने में स्ट्रक्चर बदलने से स्टेट रीसेट हो सकती है जब आप उसे बनाए रखना चाहते थे। तो डेवलपर्स को कंडीशनल रेंडरिंग करते समय सावधान रहना चाहिए कि स्ट्रक्चर बदलने से अनजाने में स्टेट रीसेट न हो जाए। हाँ, या फिर जरूरत पड़ने पर जानबूझकर स्ट्रक्चर को इस तरह बदलना चाहिए कि स्टेट रीसेट हो। आप की प्रॉप का इस्तेमाल करके भी स्टेट प्रिजर्वेशन या रीसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, की से भी? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट निश्चित रूप से रीसेट हो, तो आप एलिमेंट को एक डिफरेंट की दे सकते हैं। रिएक्ट उसे नया एलिमेंट मानेगा। राइट। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद ज्यादा लोगों को इंतजार होगा, कैनरी फीचर्स। हाँ, एक्सपेरिमेंटल स्टफ। ये रिएक्ट की एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होती हैं, है ना? इन्हें प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। कैनरी फीचर्स वो होती हैं जिन्हें रिएक्ट टीम अभी टेस्ट कर रही होती है। वे अनस्टेबल हो सकती हैं, आने वाले रिलीजेस में बदल सकती हैं या हटाई भी जा सकती हैं। इन्हें अपनाने से पहले डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी से मिलने वाले फीडबैक पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन इशारा करता है कि कैनरी रिलीजेस में अब फ्रैगमेंट्स रेफ प्रॉप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके लिए भी आपको एक्सप्लिसिट फ्रैगमेंट सिंटैक्स का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? रेफ्स तो पहले भी थे।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको फ्रैगमेंट के अंदर रैप किए गए डॉम नोड्स के साथ सीधे इंटरैक्ट करने की इजाजत देता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त रैपर एलिमेंट को जोड़ें। बिना रैपर के डॉम नोड से इंटरेक्शन। हाँ, पहले रेफ्स सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स या सीधे डॉम एलिमेंट्स जैसे div ref इक्वल्स रेफ पर ही अटैच किए जा सकते थे। फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए फॉरवर्ड रेफ का इस्तेमाल करना पड़ता था। फ्रैगमेंट्स पर रेफ सपोर्ट इस सीमा को हटाता है। खासकर उन सिनारियोज में जहां आपको सीधे डॉम मैनिपुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप स्ट्रक्चर को बदलना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। तो जब हम फ्रैगमेंट को रेफ पास करते हैं तो हमें मिलता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि रिएक्ट एक फ्रैगमेंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट देता है। ये क्या है? सही है। ये फ्रैगमेंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक तरह का इंटरफेस है। समझिए एक टूलकिट है जिसमें डॉम नोड्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कई मेथड्स होते हैं। अच्छा, मेथड्स होते हैं इसमें। हाँ, जैसे इवेंट हैंडलिंग के लिए ऐड इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, लेआउट के लिए गेट क्लाइंट रेट्स, फोकस मैनेजमेंट के लिए फोकस, ब्लर वगैरह। बजाय इसके कि हम सारे मेथड्स की लिस्ट बनाएं, चलिए देखते हैं कि ये असल काम में कैसे आते हैं। हाँ, यूज केसेस देखते हैं। ये आपको अंडरलाइंड डॉम स्ट्रक्चर पर ज्यादा कंट्रोल देता है, बिना उसे बदलने की जरूरत के। ये पुराने और अब डेप्रिकेटेड हो चुके पैटर्न जैसे रिएक्ट डॉम डॉट फाइंड डीओएम नोड का एक मॉडर्न और ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। डॉक्यूमेंटेशन में इसके कुछ बेहतरीन उपयोग बताए गए हैं। पहला है डॉम इंटरैक्शन, एक क्लिकेबल फ्रैगमेंट का उदाहरण है। इसमें ऐड इवेंट लिसनर का उपयोग करके सीधे फ्रैगमेंट के चिल्ड्रन पर क्लिक लिसनर लगाया गया है। ये वाकई पुराने तरीकों से ज्यादा क्लीन लगता है। बिल्कुल, यहाँ फ्रैगमेंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का ऐड इवेंट लिसनर मेथड काम आता है। इससे आप एक ही रेफ से एलिमेंट्स के ग्रुप पर लिसनर लगा सकते हैं। तो ये फ्रैगमेंट के अंदर मौजूद सभी फर्स्ट लेवल डॉम चिल्ड्रन पर लिसनर लगा देता है। हाँ, ये कोड को काफी सरल बना देता है, बजाय इसके कि आप हर चाइल्ड को रेफ दें या इवेंट बबलिंग पर रिलाई करें। दूसरा यूज केस है विजिबिलिटी ट्रैकिंग। विजिबिलिटी ऑब्जर्वर फ्रैगमेंट का उदाहरण दिया गया है। हाँ, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के साथ। जो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करके ये ट्रैक करता है कि फ्रैगमेंट के चिल्ड्रन व्यू पॉट में विजिबल है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि ये इफेक्ट बेस्ड विजिबिलिटी लॉगिंग से बेहतर पैटर्न है। ये इफेक्ट बेस्ड लॉगिंग एंटी पैटर्न क्यों माना जाता है? क्योंकि यू इफेक्ट कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद चलता है, राइट? लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि कंपोनेंट यूजर को दिख भी रहा है या नहीं। हो सकता है वो स्क्रॉल करके नीचे हो या यूजर किसी और ब्राउजर टैब में हो। बिल्कुल। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एक ब्राउजर एपीआई है जिसे खास तौर पर विजिबिलिटी को ट्रैक करने के लिए ही बनाया गया है। ये ज्यादा रिलायबल और परफॉर्मेंट तरीका है ये जानने का कि एलिमेंट वास्तव में व्यू पॉट में कब आता है या जाता है। और फ्रैगमेंट रेफ्स इसे इम्प्लीमेंट करना आसान बनाते हैं। हाँ, खासकर जब आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स को रैप कर रहे हो जिन पर आपका सीधा कंट्रोल ना हो, आप बस उन्हें फ्रैगमेंट में रैप करके रेफ लगा सकते हैं। गॉट इट। और तीसरा है फोकस मैनेजमेंट। फोकस फ्रैगमेंट का उदाहरण है जिसमें फ्रैगमेंट इंस्टेंस डॉट फोकस का उपयोग करके फ्रैगमेंट के अंदर पहले फोकसेबल एलिमेंट पर फोकस किया जाता है। हाँ, और फोकस लास्ट भी है जो अंतिम फोकसेबल एलिमेंट पर फोकस करता है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए काफी उपयोगी हो सकता है ना? जैसे डायलॉग्स या फॉर्म्स में। हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामेटिकली फोकस मैनेज करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, डायलॉग्स या कस्टम कीबोर्ड नेविगेशन इंप्लीमेंट करते समय बहुत जरूरी होता है। फ्रैगमेंट रेफ के फोकस और फोकस लास्ट मेथड्स इसे सरल बनाते हैं। आपको डॉम ट्री को मैन्युअली ट्रैवर्स करके फोकसेबल एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये मेथड्स डेप्थ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल करके सही फोकसेबल एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। हाँ। तो ये यूज केसेस दिखाते हैं कि फ्रैगमेंट रेफ्स कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वे इवेंट हैंडलिंग, विजिबिलिटी चेंजेस और फोकस कंट्रोल जैसे आम यूआई इंटरैक्शन पैटर्न्स को हैंडल करने के क्लीन और डायरेक्ट तरीके दे रहे हैं, वो भी डॉम स्ट्रक्चर से समझौता किए बिना। प्रिसाइसली। ये रिएक्ट कंपोनेंट्स को अंडरलाइंग डॉम के साथ इंटरैक्ट करने की वो कैपेबिलिटी दे रहा है जो पहले या तो मुश्किल थी या जिसके लिए उतने साफ तरीके नहीं थे। हाँ, ये दिखाता है कि रिएक्ट कैसे इवॉल्व हो रहा है। डेवलपर्स को डॉम के साथ सीधे इंटरैक्ट करने के ज्यादा साफ तरीके दे रहा है, बिना कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्शन को तोड़ें। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि फ्रैगमेंट्स जो जितने सरल दिखते हैं, असल में एक बहुत ही आम समस्या फालतू के रैपर डिव्स से बचना को हल करते हैं, जिससे डॉम क्लीन रहता है और लेआउट कंट्रोल बेहतर होता है। और एक्सप्लिसिट फ्रैगमेंट सिंटैक्स हमें की प्रॉप देने की सुविधा देता है जो लिस्ट रेंडरिंग के लिए अनिवार्य है, ताकि रिएक्ट कुशलता से अपडेट्स मैनेज कर सके। और अब
कैनरी फीचर्स के साथ ये रेफ प्रॉप के जरिए ग्रुप्ड डॉम एलिमेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन को भी मुमकिन बनाता है। हाँ, जिससे इवेंट हैंडलिंग, विजिबिलिटी ट्रैकिंग और फोकस मैनेजमेंट जैसे काम काफी आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, ये फ्रैगमेंट के एवोल्यूशन को दिखाता है, एक साधारण ग्रुपिंग टूल से लेकर कैनरी रिलीजेस में रेफ्स के जरिए ग्रुप्ड डॉम एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के एक शक्तिशाली तरीके तक। इसका मुख्य फायदा है क्लीनर कोड, बेहतर लेआउट कंट्रोल, संभावित रूप से बेहतर परफॉर्मेंस क्योंकि कम डॉम नोड्स होते हैं, और अब स्ट्रक्चर बदले बिना डायरेक्ट डॉम इंटरैक्शन की क्षमता है। अब जब फ्रैगमेंट सीधे डॉम इंटरैक्शंस जैसे इवेंट्स लिसनिंग और फोकस को हैंडल कर सकते हैं, तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, यह रिएक्ट में कॉम्प्लेक्स यूआई कंपोनेंट्स बनाने के तरीके को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। खासकर वो कंपोनेंट्स जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जिन्हें आप आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते। या फिर वो कंपोनेंट्स जिन्हें बहुत फाइन ग्रेन डॉम कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे रिच टेक्स्ट एडिटर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस या कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइजेशंस। क्या फ्रैगमेंट रेफ्स कंपोनेंट कॉम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, या ये हमें फिर से डॉम की निचली सतह के करीब ले जा रहे हैं? ये देखने वाली बात होगी कि कम्युनिटी इसे कैसे अडॉप्ट करती है। दिलचस्प सवाल है। रिएक्ट फ्रैगमेंट्स पर इस चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।